अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। कल की जो आपको हमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, आज उसकी कंटिन्यूएशन है, क्योंकि जो कल हमने आपको बताया था, आज वो लंच मीटिंग जो है वो हो गई है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से भी और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी। इसका ज़रा तज़किया करते हैं, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये कई लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि किसी भी आर्मी चीफ के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट के हवाले से देखा जाए तो ये पहली दफ़ा व्हाइट हाउस में किसी के साथ लंचन जो है ये इंटरेक्शन हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका तज्जिया करेंगे कि क्या हुआ क्या है, क्या इसमें चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि एक तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट इसको रखा जा रहा है। अगरचे मीटिंग हुई है, लेकिन कोई रीड आउट कोई इस तरह की चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही है, और क्लोज डोर मीटिंग हुई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये पिछले 15 साल में पाकिस्तान यूएस रिलेशंस के हवाले से अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई है। किसी की भी मीटिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें की डिस्कशंस क्या हुई होंगी उसका ज़रा तजिया करते हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने आज तो कह दिया ना कि आई लव पाकिस्तान। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, आई लव पाकिस्तान। उन्होंने दूसरा आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल वो हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रोकर किया है इंडिया पाकिस्तान की सीज़ फायर। तो इसका तजिया करते हैं, जा किधर रही है सिचुएशन, और फिर ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है उसको भी ज़रा देखेंगे, क्योंकि ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और इसको डिस्कस करने के लिए चलते हैं अमेरिका, और बात करते हैं अपने दोस्त जनाब असद फैजी साहब से, और उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप खजाना साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका में पब और लंच हो रहे हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है, आप अभी तक सियाटल में बैठे हुए हैं। आपको तो वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में होना चाहिए था, देखना चाहिए था कि अंदर क्या मुलाकात हो रही है। अंदर ज़रा कान लगा के सुनते आप और पूछते उनसे कि जनाब ये मीटिंग क्या हो रही है, किस सिलसिले में हो रही है, हमें भी कुछ बताएं। बता ही नहीं रहे, रीड आउट कोई नहीं दे रहे, कोई व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ ये है कि आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, वी ऑल लव पाकिस्तान। लेकिन ये हो क्या रहा है? मुझे भी बुलाया था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं गया नहीं। अच्छा, ठीक है। असल में देखिए, अगर आप ये जो इसकी इनसाइड डिटेल है उसमें आते आते एक दो दिन लगेंगे, एंड लग वी विल जाएंगे। हैव अनदर प्रोग्राम कल या परसों हाँ, जिसमें हाँ। हम जो जो इनसाइड है, जो वहां पे डिटेल थी मीटिंग की, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो अभी तक हमें पता है, वो जो गारंटीड पता है वो ये है। एक बात तो ये कि इन्हें कोई इनविटेशन नहीं दी थी व्हाइट हाउस ने या स्टेट डिपार्टमेंट ने। मोस्ट लाइकली इनको जो इनवाइट किया था वो सेंटकॉम ने इनवाइट किया था। और यही वजह है कि अगर आप नोट करें कि जो संडे है इन्होंने वो सेंटकॉम में ही गुजारा, फ्लोरिडा में, डीसी आए भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि ही वाज नॉट इवन इनवाइटेड टू द परेड, वहां पे भी इनको इनवाइट नहीं किया गया था। और ये दोनों बातों को खुद व्हाइट हाउस ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया। ये तो हमारी राय नहीं है, ये दे हैव ओपनली सेड दैट। और ये भी कंफर्म है कि मंडे तक किसी भी आइटनरी के अंदर इनका नाम नहीं था, ना ट्रंप के साथ मीटिंग में आइटनरी, जो उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि जो लोग जानते हैं, जो इनसाइड है, जो डीसी के अंदर, उन्होंने मुझे बताया कि मंडे तक जो है वो कोई आइटनरी में ना रोबियो के साथ मीटिंग स्केड्यूल थी, ना ट्रंप के साथ, ना किसी के साथ। वही मीटिंग्स थी सारी की जो सेंटकॉम वगैरह के लोगों के साथ। ट्यूसडे को हुआ है ये सब कुछ चेंज। मेरे ख्याल से ट्रंप जब कनाडा में था उस वक्त ये जो, क्योंकि ये सिचुएशन, देखिए अभी हम इजराइल पे भी बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि रैपिडली चेंज हो रही है इजराइल की सिचुएशन। और ईरान ने इतनी लंबी कुट लगाई है इजराइल की, इतनी लंबी कुट लगाई है, और अब तो उनके मिसाइल रुक ही नहीं रहे उनसे। पहले तो उनका आयरन डोम जो है वो फेल हो गया। फेल हो गया टोटल, उनका स्लिंग ऑफ डेविड फेल हो गया, उनका जो है वो उनका डोम फेल हो गया, और उनको बाकी जो दिए हुए थे, एरो 3 दिए हुए थे, वो भी फेल हो गए। अच्छा, ना सिर्फ ये, बल्कि आपको पता है जब ये ईरान से गुजरते हैं मिसाइल, तो वो पहले उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, इराक में जॉर्डन में कोशिश की जाती है, इराक हर में हाँ। जगह जहां जहां से वो गुजर रहे होते हैं उनको वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उन सबके पास भी एयर डिफेंसेस हैं। तो अब जो आप ये देखें कि जब शुरू में पहले दिन जब उन्होंने किया था अटैक, तो उस दिन 5% मिसाइल वेंट थ्रू।
नहीं, अभी 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 हम बात करते हैं इसके ऊपर, लेकिन पहले कमिंग बैक टू मैं ये बता रहा हूँ मुनीर साहब। हाँ, अब हुआ ये है कि 26% 30% मिसाइल जा रहे हैं, इसराइल की हालत खराब हो गई है, उनको लग रहा है कि डिफीट है उनके सामने, तो उन्होंने एस्केलेट किया है इसको, और वो चाह रहे हैं कि अमेरिका आए और उन्हें रेस्क्यू करे। यही वजह है कि वो वहां से मीटिंग कट करके G7 की कनाडा से भागे हैं ट्रंप, और यहाँ आए हैं, और ये मीटिंग इसमें एजेंडा क्या होगा? schedule हुई है। देखिए ना, एक तो ठीक है, ईरान का आप कह रहे हैं कि ये भी एक मसला हो सकता है। जो जाहिर है, ये जब मुलाकात होती है और इस तरह की और इस लेवल पे होती है, तो उसमें सिर्फ एक चीज तो डिस्कस नहीं हुई होगी, उसमें कुछ और चीजें भी होंगी। रीजनल सिक्योरिटी हो सकती है, काउंटर टेररिज्म हो सकता है, बायलैटरल टाइज हो सकती हैं, फिर ये जो है रीसेंट एस्केलेशंस पाकिस्तान और इंडिया की हुई हैं वो भी हो सकता है। और इंडिया को मेरा ख्याल है कुछ मैसेज देने के लिए भी होगा, क्योंकि जो रिएक्शन मैं इंडिया से देख रहा हूँ वो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ट्रकों की बरनौल जो है वो हमें इस वक्त भेजनी पड़ेगी इंडिया में, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ मोदी साहब की तरफ से लेकर उधर निचले लेवल तक, खासतौर पर पलकी शर्मा जैसे लोग जो हैं वो बेचारे, उनकी तो जान निकली हुई है। वो तो इतने इतने बड़े इस्लामोफोब जितने भी हैं वो इस वक्त रो रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो इनकी वहाँ पे लोग जो हैं, जो खासतौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये हो क्या गया इंडिया के साथ। तो ये जो सूरत हाल है, ये क्या हुआ क्या? इंडियन मीडिया ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने जो गेम खेला था वो उल्टा हो गया। उन्होंने क्या गेम खेला था, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मुनीर को नहीं बुलाया था व्हाइट हाउस ने और ये, लेकिन इंडियन मीडिया ने ये वहां शुरू किया, और बड़ी क्लेवरली इन्होंने ये कैंपेन चलाई कि देखें जी उनको तो वहां बुला लिया है और परेड में मेहमान खुसूसी होंगे और ये वो, और वो पाकिस्तानी जो इनके टाउट्स हैं और जो इनका मीडिया वो इतने बेवकूफ हैं कि दे लैश्ड ऑन इट। इंडिया का प्लान ये था कि जब वो वहां जाएंगे और ये हम सब करेंगे, हाइप क्रिएट करेंगे, जब मीटिंग नहीं होगी तो जलील हो जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आखिरी, अभी इनका प्लान काम कर रहा था, लेकिन वो ट्यूसडे को आके वो अब वो बिल्कुल ही बौखलाहट की आलम में हैं, और उनको। और वैसे बाय द वे, आज आपको मालूम है ना कि उन्होंने मोदी साहब को भी इनवाइट किया था कि जनाब आप आए हुए हैं कनाडा में, तो जाते हुए आप इधर से होते जाएं। और उनकी कल कोई 35 मिनट्स की कॉल भी हुई थी, तो मोदी ने उसका इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि एम्बेरस हो जाके वहां पे और फिर पाकिस्तान के साथ उनको रिहाइफिनेट कर दिया जाए। तो उन्होंने इनकार किया और उनका जी कि नहीं, मेरे पास मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ। ये भी वैसे बड़ी बात है कि उन्होंने ट्रंप को इनकार कर दिया। नहीं, वो तो जारी बात है, अक्लमंदी की उन्होंने, क्योंकि देखें जब वो यहाँ आते तो ला महाला अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन पूछते कितने जहाज गिरे तुम्हारे, क्या हुआ, क्यों तुमने, तो ये अभी तक मैं, आपको मालूम है आज तक उन्होंने ये जवाब नहीं दिया है कि कितने प्लेन गिराए पाकिस्तान ने उनके, इस मौजू पे बात ही नहीं करते हैं वो। तो आज ही बल्कि प्रवीण वो प्रेस का जो उससे मुखातिब था, किसी ने सवाल पूछा कि हाउ मेनी प्लेन्स डिड वी लूज, तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर मैं इसका जवाब दूंगा तो आई विल गेट इनटू सम सीरियस ट्रबल विद द गवर्नमेंट। तो ये उनकी पॉलिसी है, तो इसलिए वो नहीं आया, मुझे समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में देखें, यहाँ और दूसरी बातें भी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मेन एजेंडा था जिसके ऊपर फोकस रहा होगा वो यकीनन ईरान, क्योंकि देखिए ना ये फ्यूचर, ये वाक़यात तो हो गए ना सारे, इंडिया पाकिस्तान का वाक़या और ये वो, लेकिन असल सिर्फ आप जो वाक़यात हो जाते हैं आप उन पे बात करने के लिए नहीं बुलाते हैं किसी को, इतना मीटिंग करे। जो अभी जो हो रहा है इन प्रोग्रेस है ईरान के साथ, और वो असल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये देखें, मेरा इसमें थोड़ा सा मेरा व्यू जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये ईरान की तो है ही है, वो तो है ही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो स्टेप लिया गया है अमेरिका की तरफ से, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल का रियल पॉलिटिक जेस्चर दिया गया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को, स्पेशली ग्लोबल टेंशंस का जो इस वक्त दौर है उसमें। अच्छा, ये मैटर क्यों करता है, ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि देखें, ये डिप्लोमेटिक सिग्नल है जो कि एक रेयर प्रिविलेज दी गई है जनरल आसिम मुनीर को, जिससे इंडिकेट क्या होता है कि यूएस ने फिर दोबारा से रीअलाइनमेंट की है पाकिस्तान के हवाले से अपनी जो पॉलिसी है। अच्छा, इसमें रीजनल लेवरेज क्या हो सकता है, मेरी नज़र में पाकिस्तान इसमें हो सकता है कि ईरान और इसराइल के स्टैंड ऑफ में उनसे कहा गया हो कि जी आप किसी ना किसी तरीके से अपना रोल प्ले करें, जिस आप कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ असद भाई, इसमें देखिएगा जो स्ट्रेटेजिक रीशफल हो रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये एक ब्रॉडर यूएस फॉरेन पॉलिसी की रिकैलिब्रेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को एक रोल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है।
देखें कसाना साहब, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम अपनी पुरानी हिस्ट्री से अगर कुछ सबक ना सीखें तो ये हमारी बहुत ज्यादा बदकिस्मती होगी। पिछले 70-74 साल तक पाकिस्तान अमेरिका के कदमों में बैठा रहा, अमेरिका के जूते चाटे हमारे लीडरों ने और उनके उनके इशारों पे नाचे, लेकिन अमेरिका से हमें मिला क्या? देखें, जब 65 की जंग हुई वो हम हार गए क्योंकि अमेरिका ने हमारी कोई मदद नहीं की। जो स्टार फाइटर थे उसके पुर्जे तक नहीं दिए उन्होंने। 71 की जंग के अंदर वो कहते रह गए कि 7th फ्लीट आ रहा है, 7th फ्लीट आ रहा है, नथिंग केम। अमेरिका की तरफ से हमें कुछ मिला नहीं है पिछले 74 साल के अंदर। एक F-16 मिले थे वो भी कोई 40 साल पुराने हो गए और उनका भी अपग्रेड नहीं मिला है। ये तो चाइना की वजह से हमें इस वक्त 80% जो हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, F-16 तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ दब दिखाने के लिए रह गए हैं, उनका और कोई वो काम किसी नहीं काम है। के नहीं है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, वो 40 साल पुराने हो गए हैं। अब मेरे ख्याल से उनको वो और शेल्फ उनके कर स्पोर्ट्स देंगे। कोड्स भी हमारे पास शायद नहीं होंगे, मुझे तो ये भी नहीं बिल्कुल सही कंफर्म कह रहे हैं आप। तो इस मेरा मकसद कहने का ये था कि इस वक्त हमारा 80% जो हार्डवेयर है, अभी जो जंग हुई है भारत के साथ, जो स्कर्मिश हुई, जो पाकिस्तान ने जीता है, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। अगर हम नहीं समझ रहे तो बड़ी बदकिस्मती है। ये चाइना कभी भी इस तरह नहीं करता। 70 साल में पहली दफा ने चाइना ने ओपनली कहा है कि हम पाकिस्तान को हारने नहीं देंगे, हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। खुल के चाइना ने बात की है और ये चाइना का एम था। रशिया और चाइना का जो ब्लॉक है, इस वक्त तीन बड़ी पावर है, रशिया, चाइना और यूएस। रशिया और चाइना जो है वो टुगेदर है और यूएस दूसरे स्टेज के ऊपर है। तो इस वक्त रशिया और चाइना का जो अलायंस है उसने पाकिस्तान की ऑल आउट जाके मदद की है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जीता है। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी दी है, आपको जहाज जो है लेटेस्ट दिए, और अभी जो आ रहे हैं आप वो तो देखें ना। आपको F-35 जो 5th जनरेशन प्लेन आ रहे हैं, KJ-500 जो लेटेस्ट एवैक्स हैं, और जो एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है आपको HQ-19, वो तो बहुत ज्यादा एडवांस है, उनकी अपनी फौज यूज करती है। तो इसलिए ये जो हम इस वक्त लग रहा है कि बड़े पावरफुल हैं और वो जो कुछ भी है, वो इस वजह से कि हम चाइना हमारी हेल्प कर रहा है, और विच इज द राइट थिंग। लेकिन अगर अब हम चले जाते हैं, असद भाई एक और चीज भी जरा देखें कि जो इस वक्त सूरत हाल है ना, इसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मरहला आ गया है। वो यूं कि अब जो सिविलियन लीडरशिप है जो पाकिस्तान में जो टूटी भजी अभी इस वक्त भी चल रही है, मुझे लगता है कि अब वो भी इतना भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो भी उनको भी साइलेंट किया जा सकता है। क्योंकि जो मैं ये देख रहा हूँ कि इस मीटिंग के बाद एक पैरेलल फॉरेन पॉलिसी आर्किटेक्चर जो है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ द सिविलियन लीडरशिप, ये एक अब बनेगा। और हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करें और जरदारी साहब की छुट्टी हो जाए। इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था, लेकिन उस बात को पहले मैं कंप्लीट कर लूं। अगर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जाता है इस स्टेज पे, 3-4 दफा बेवकूफ बन चुका है पाकिस्तान। एक दफा जब पाकिस्तान बना था उस वक्त वो कोल्ड वॉर में उनका सेंटो का मेंबर बना, वो उसमें कुछ नहीं मिला पाकिस्तान को। वही गुर्बत, वही अफलास रहा। फिर जिया के दौर में पाकिस्तान एक बार फिर बेवकूफ बना, सोवियत यूनियन के खिलाफ दुश्मनी मोल ली, जा जाके वहां लड़ा, कुछ नहीं मिला पाकिस्तान को। आज अभी भी गुर्बत की लकीर से। फिर मुशर्रफ के जमाने में पाकिस्तान ने जाके अपने आप को पेश किया और जाके उन्हीं तालिबान से लड़ा, कुछ नहीं मिला पाकिस्तान को। वही पुराने 40 साल पुराने F-16, वही कोई मिसाइल सिस्टम नहीं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं। अगर पाकिस्तान चला जाता है अमेरिका के साथ तो ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि देन इट इज एक्चुअली वेरी ऑब्वियस कि या आप यूएस ब्लॉक में हैं या चाइनीज रशियन ब्लॉक में। यू कैंट हैव, आप दोनों कश्ती के सवार नहीं हो सकते। जहां तक आपकी बात का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल 100% दुरुस्त, ये मैं कहने ही जा रहा था आपसे कि इस जो अगर तो ये दाना जो फेंका है यूएस ने पाकिस्तान को कि जी हम मिडिल ईस्ट में आपको एक पोजीशन देंगे और यहाँ पे देंगे और वहां देंगे, अगर ये दाना ले लेता है वो मुनीर, तो उसका अगला कदम यही है कि देखे ना, अभी तो मुनीर हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, तो अभी तो इसलिए उसको वो इज्जत नहीं मिली जो मिल रही, जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर जैसा आपने मुझे बताया था कि जब मुशर्रफ, ही वाज द प्रेसिडेंट आल्सो और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, या जियाउल हक और या ये कि अपना अयूब खान, उससे जब पहले वो अयूब खान। आते थे
ان کو جو عزت ملا کرتی تھی، ایوب خان کے تو ٹکٹ پریڈ بھی ہوئی تھی. ہاں وہ تو باہر بھی یہ آپ اوپن دیکھیں ہے. نا ابھی اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوگا مستری کے کہ یار مجھے وہ عزت نہیں مل رہی جو باقی ملے. میں if I become the president then I am the head of the state. میرا خیال ہے کہ یہ ان کو مل جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 243 اور 244 ہیں پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے، جو کہ سول ملٹری جوڈسڈکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا. اینی وے اس کا بھی ذرا دیکھتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، یہ از اٹ بیڈ اومن فار عمران خان اینڈ پی ٹی آئی؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو یہ ڈیل کٹ کی ہے منیر نے کہ ٹھیک ہے ہم امریکن بلاک جوائن کر رہے ہیں، ہم چائنا سے اپنا رابطہ منقطع کر رہے ہیں اور ہم امریکن بلاک میں جا رہے ہیں. اگر یہ جو امریکہ نے اس کو جھانسا دیا ہے اس میں وہ آ گیا ہے منیر، کیونکہ چھوٹا آدمی ہے، دماغ چھوٹا ہے، آ سکتا ہے، لالچی بھی ہے کہ ہم تمہیں تو وہ بالکل تمہارے بلاک میں آ جاؤ، تمہارا ایک رول ہوگا مڈل ایسٹ میں، تمہارا یہ ہوگا وہ. اگر تو اس جھانسے میں آ گیا ہے منیر تو پھر اس نے اس کے بدلے کیا مانگا ہوگا؟ اس نے اس کے بدلے کہا ہوگا کہ میں اگلے 10 سال حکومت کروں گا اور آئرن فسٹ کے ساتھ، جیسے ضیاء نے کی، جیسے مشرف نے کی، جیسے ایوب نے کی، میں پوری آئرن فسٹ کے ساتھ حکومت کروں گا. آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے. ہیومن رائٹس کی بات آپ آئندہ مجھ سے 10 سال تک نہیں کریں گے. میں جس کو جو چاہیں جس کے ساتھ سلوک کروں گا. اور یہ بات جو ہے اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی عمران خان پہ پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیٹس ہوپ کہ منیر اتنا زیادہ بڑا غدار ثابت نہ ہو اور پاکستان کا پورا مستقبل اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی فائدوں کے لیے وہ نہ داؤ پہ لگا. لیکن اس میں ایک چیز ہے نا کہ جو پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اس وقت جو چل رہی ہے، آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تمام قیادت جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی بھی ہے. کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، تو دے آر آلریڈی انفیکٹو. لیکن آج آ کے صرف رہ گیا ہے عمران خان صاحب اندر. اب کوشش یہ ہو رہی ہے اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو ان سے بات ضرور کرنی چاہیے اور اپنے معاملے میں کچھ نہ کچھ، یہ ایک اوپینین آ رہی ہے کہ جی کچھ نہ کچھ کمپرومائز کی صورتحال بنوانی چاہیے تاکہ یہ جو معاملہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کوئی حل نکل سکے. دیکھیں کمپرومائز سے کوئی صورت ہو اس لیے نہیں سکتی کہ ان کے نزدیک کمپرومائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکنڈیشنل سرنڈر اور ٹوٹل سبمیشن. دیٹس واٹ دے نو. ابھی ان کو 75 سال سے یہی تو ہو رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کس کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو بے نظیر کے ساتھ کیا تھا، جو نواز شریف کے ساتھ کیا، یہ جو ابھی شہباز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو اس ٹائپ کا کمپرومائز چاہیے کہ آپ بوٹ پالیشے بن جائیں، آپ بوٹ لکر بن جائیں اور جو حکم ہم دیں وہ مان لیں. وہ کبھی عمران خان مانے گا نہیں. تو آپ جس کمپرومائز کی بات کے متعلق سوچ رہے ہیں وہ تو کبھی نہیں ہوگا. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ عمران خان کو نیگوشیشن کرنا چاہیے، نیگوشیشن از اے ٹرک کی بتی بیسیکلی، اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ عمران خان کو فرض کریں ان دا ورسٹ کیس سینیریو، خدا نہ کرے ایسا ہو، ان دا ورسٹ کیس سینیریو اگلے 5 سال لگتے ہیں عمران خان کو جیل کے اندر. اس سے ہو کیا رہا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ اب 3 سال ہو گئے عمران خان کو اتارے ہوئے، 3.5 سال ہو گئے، 2.5 سال سے جیل میں. پبلک کا جو کی محبت ہے اور جو سپورٹ ہے عمران خان کے لیے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ تو طے ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اگر یہ 4-5 سال اور عمران کو یہ جیل میں رکھتے ہیں، فرض کریں ان دا ورسٹ کیس سینیریو، تو وہ اتنا پبلک کا غصہ اور نفرت اس لیول پہ پہنچ جائے گی. پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر اب یہ لوگوں پہ گولیاں ہی چلائیں گے روزانہ، لوگوں کو روزانہ ماریں گے. ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے اس میٹنگ کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بلینک چیک دے دیا ہوگا؟ میرے خیال میں تقریباً انہوں نے، دیکھیں اور ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. آپ مشرف کی کتاب پڑھیں، دا لائن آف فائر، میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ، اس میں اور وہ اس میں بھی، اور وہ جو ہے اپنا کولن پاول نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ 9/11 ہوا اس کے بعد امریکہ جانا چاہ رہے تھے تو کہہ رہے ہم نے آپس میں میٹنگ کی تو ہم نے کہا ہمیں 4 چیزیں چاہیے پاکستان سے، ایئر اسپیس چاہیے اس کی، اور وہ جو پاکستان پورٹ چاہیے، اور ایک آدھ ایئر بیسز چاہیے. تو کہتا ہمیں 4 چیزیں چاہیے تھی. ہم نے 14 چیزیں کی ڈیمانڈ کی مشرف سے کہ 14 ہم کہیں گے، اور اس نے پاول نے خود لکھا ہے اس میں سے چند کچھ چیزیں تو اتنی ریڈیکولس تھی ہمیں معلوم تھا وہ دیکھتے ریجیکٹ کر دے گا. وہ سارے کی ساری مان گئے. مشرف نے ساری مان لی.
रिचर्ड आर्मिटेज की भी बात है उसमें। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इसमें एक मुतालबा हमारी तरफ से भी अगर चला जाता, बाकी तो चलें छोड़ें, कि आफिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, तो कम से कम उनकी रिहाई के लिए भी बात की जा सकती है, मेरा ख्याल है, अगर करनी हो तो। अगर ज़मीर किसी का ज़िंदा हो और शर्म हो, हया हो, तो वो आफिया सिद्दीकी की बात करें ना, जो इन्होंने यास्मीन राशिद को जो 2 साल से जेल में रखा हुआ है, जो 74 साला हैं खातून, जो कैंसर की मरीज़ा रह चुकी हैं, जिनकी हालत इतनी ख़राब है, जब उनके ऊपर इनका ज़मीर नहीं जागा तो आफिया सिद्दीकी आफिया तो सिद्दीकी पे दूर चलें। की बात है। हाँ, मैं आपको बल्कि ऐसे करता हूँ, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का जो एक ट्वीट है वो आया है, वो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। वो क्या कहते हैं, इट इज़ अ ग्रेट गिफ्ट एंड ऑनर दैट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज बेस्टोइंग ऑन पाकिस्तान्स जनरल आसिम मुनीर बाय होस्टिंग हिम फॉर लंच। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ऑनर है। बिसाइड्स इंडो पाकिस्तान रिलेशंस, द जनरल इज लाइकली टू हैव द फॉलोइंग ऑन हिज एजेंडा। वो क्या कह रहे हैं कि एजेंडा में क्या क्या चीज़ हो सकती है? नंबर 1, गेट यूएस इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान्स मिनरल्स वाया मिलिट्री ओन्ड कंपनीज, and general Pakistan's and general strengthening of trade and economic relations. Number 2, वो कह रहे हैं कि ये क्या हो सकता है? Get POTUS यानी President of the United States to subcontract the protection of US interests in Afghanistan, including on terror, to the Pakistani military, given the relations between the two countries, a formula for utter disaster. अब वो कह रहे हैं ये utter disaster हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो. Number 3, he will offer to be a conduit for communication with China. चाइना के साथ मामला को भी हल करवा देने की कोशिश कर सकते हैं. नंबर 4, he would like greater legitimacy and to create the impression that the US endorses his de facto status as ruler for life. For life बात कर रहे हैं वो. Although he है ना, ये इसने जो चेंज कराया है आर्मी एक्ट के अंदर, तो वो सारी जिंदगी रह सकता है. तो ये कह रहे हैं कि although he has gained some popularity and has elevated himself to the rank of field marshal, there is widespread opposition to the continued imprisonment of the country's most popular politician. इन्होंने फिर इमरान खान की बात की है. On trumped up charges, there are huge economic problems in the country, plus a growing insurgency in the country's Balochistan region. President Trump knows that the Pakistani military has long played a double game with us. During the years of our military presence in Afghanistan, Pakistan took our assistance and at the same time provided support and sanctuary to those who were killing our forces. Similarly, during the war on terror after 9/11, the Pakistani military selectively helped both us and all the Al-Qaeda terrorists. Where did we find bin Laden? ये क्वेश्चन वो उठा रहे हैं. All cozy in Pakistan near one of Pakistan's military facilities, and Pakistan still holds Dr. Afridi, जिसका वो मुतालबा करते रहते हैं, who helped us find and eliminate bin Laden. Bottom line, General Asim Munir cannot be trusted. ये कह रहे हैं जी कि बॉटम लाइन ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब फरमा रहे हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, वो तो देखे ना, मुशर्रफ बड़ी फख्र से कहते थे कि मैं डबल गेम खेलता हूँ उनके साथ. ये टीवी पे बैठ के कहा करते थे कि मैं तो अमेरिका, अच्छा पाकिस्तान में, जब अमेरिका में आते तो उनकी ट्यून डिफरेंट होती थी. जब वो पाकिस्तान में होते तो वो बड़े फख्र से कहते थे हम तो डबल गेम खेल रहे हैं. अपनी जो मुशर्रफ की जो किताब का जो उर्दू वर्जन है उसमें ये लिखा है इन्होंने, और जो अंग्रेजी वर्जन है उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने तो $10 मिलियन के एवज लोगों को गंटानामा बे में जो लोग गए हमने उनको बेचा है. तो ये बात तो बिल्कुल सही कही उन्होंने कि आप हिस्ट्री देखें आर्मी की अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने हमेशा दोगलापन किया है, कभी रिलायबल नहीं रहे, हमेशा धोखा दिया है. अब सवाल ये पैदा होता है, चले मैं आपसे इसी से एक सवाल बना के पूछता हूं कि अगर आर्मी ने 20 साल तक तालिबान के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया अमेरिका इंटरेस्ट के साथ साथ, जो कि ये पूरी थीसिस यही है ना, यही कह रहे हैं ना वो कि भाई आपने तालिबान के साथ वो जाके तालिबान का जो एक पूरा ग्रुप था उसको सपोर्ट किया करते थे. अगर आपने ये किया तो फिर जब वो अमेरिकन वहां चले गए तो उन्हीं तालिबान के खिलाफ आप हो गए, उनके ऊपर जाके बॉम्बिंग कर रहे हैं, उनको आप ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं, F-16 से उन पे स्ट्राइकिंग करा रहे हैं. तो ये कोई बहुत ही रैंडम किस्म की हरकतें हैं आदमी की जो कुछ किसी के समझ में आने वाली नहीं है. उन्हीं तालिबान को, सॉरी तालिबान कह रहा हूं, अफगानियों को जो कि 40 साल से पाकिस्तान में थे, धक्के मार के निकाल दिया पाकिस्तान से, वहां ये उससे बड़ा एक पॉलिसी फेलियर था हमारा. बहरहाल इसके ऊपर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे ख़वातीन हज़रात. लेकिन एक चीज़ है कि इमाम ख़ामेनी जो है
उनके जो रहबर हैं उन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया है और उन्होंने कहा जी कि हम सरेंडर बिल्कुल नहीं करेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इस वक्त जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये बन रही है कि पूरी की पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें सिर्फ 2 कंट्रीज जो हैं वो एक डिफेंस की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं और दोनों आपको पता है कि ईरान है और यमन है। बाकी सब लोग जो हैं वो इस वक्त सजदा रेज़ हुए हुए हैं और उनकी पॉलिसीज आपके सामने ही है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह असद भाई हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपका मैं बहुत बहुत एक शुक्रिया। क्विक बात कह दूं कि हाँ सरेंडर तो नेतन्याहू ने किया है ट्रम्प के आगे कि हमें बचाओ, हम बताओ, हमारी जान को खतरा है, वो रोजाना बॉम्बिंग कर रहे हैं, हम उनसे रोक नहीं सकते। तो ये क्या कह ठीक रहे है। हैं खमीनाई को सरेंडर करने, वो खुद हाँ तो सरेंडर कर चुके हैं खुद वो। कर चुके हैं। चलें इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। खातिन हज़रात आपका बहुत शुक्रिया। असद भाई आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह